काम किया। उन्होंने 6 से ज्यादा लोगों को जितवा करके भी भेजने का काम किया। उन्होंने राज्यसभा में हमको अपनी पार्टी का लीडर बनाया, तो उन्होंने लोकसभा में भी उपनेता ब्राह्मण समाज का बनाने का काम किया। ये सारे कार्य उन्होंने ब्राह्मण समाज के लिए उनका मान सम्मान और स्वाभिमान लौटाने के लिए किया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद समाजवादी पार्टी की सरकार आ गई। समाजवादी पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज के साथ में क्या हुआ? उनका तो शुरू से जो रहता है उद्देश्य ब्राह्मण समाज के बारे में और दलित समाज के बारे में, वो बदल नहीं सकता कभी, और वो उस समय भी नहीं बदला। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने तो भरी सभा में कह दिया था कि ब्राह्मण समाज के लोगों का कोई काम नहीं करना है, इनका कोई काम नहीं किया जाएगा। उसके बाद अखबारों में छप गया था। जब अखबारों में छपा तो उसको लीपा पोती उन्होंने करने का काम किया। लेकिन किस तरीके से बेइज्जत किया उन्होंने ब्राह्मण समाज के लोगों को। याद करिए, राजाराम पांडे जी उनके अपने खुद के मंत्री थे और उनको ही इतना बेइज्जत किया, मंत्रालय भी छीना, बेइज्जत भी किया, और अपने घर जब पहुंचे तो इतनी बेइज्जती वो महसूस थी जो उसका वो नहीं झेल पाए और उनका हार्ट अटैक हुआ और उनकी मृत्यु भी हो गई। याद करिए नीरज मिश्रा का, किस तरीके से समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान में नाराजगी जरा सी हो गई थी, कन्नौज का लड़का था, अखबारों में मैगजीनों में आपने भी देखा होगा उस समय, उसका सर कटवा करके और उसके बाद लखनऊ बनवाने का काम किया था। ये भी उस समय किया गया था। तो इस तरह की समाजवादी पार्टी की सरकार को दोबारा से हम लोग ले आए, और जब लेके आए तो पछतावा करने लगे कि अब क्या करें। भूल गए कि हमने जो पिछली सरकार दी थी बहन मायावती जी की, उस सरकार में बहन मायावती जी ने क्या क्या नहीं उत्तर प्रदेश में किया था। विकास की छड़ी लगाती थी। नोएडा, आज का नोएडा जो आज पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रखता है। याद करिए नोएडा की देन किसकी है? नोएडा में बहन मायावती जी का जितना भी विकास दिखता है, जैसे लखनऊ में नोएडा में बहन मायावती जी का ही विकास दिखता है, जिसकी नकल बाहर से आके लोग विदेशों से भी करने की कोशिश करते हैं कि नोएडा में किस तरह का बहन मायावती जी ने यहाँ पर डेवलपमेंट किया, इसकी नकल करी जाए। लेकिन इसी तरीके से चाहे वो यहाँ की इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो यहाँ के उद्योगपति हो, वो सब सुरक्षित थे। वो उस समय अपना उद्योग लगा करके और अपना आराम से काम करते थे। यूनिवर्सिटी देने का काम किया जो कि इंटरनेशनल, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी है, जहाँ के बच्चे आज बाहर पढ़ने जाते हैं और बाहर के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, ऐसी यूनिवर्सिटी देने का काम किया। यहाँ पर हॉस्पिटल दिया जो कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बना के देने का काम किया, जो कि उसके बाद दोबारा किसी भी सरकार ने इस तरह का यहाँ पर देने का कोई काम नहीं किया। लड़कियों का स्कूल, डिग्री कॉलेज, सभी चीजें उन्होंने नोएडा को तो इतना डेवलपमेंट दिया, इतना आगे बढ़ाने का काम किया, चाहे वो पार्कों से सौंदर्यीकरण हो, चाहे जिस तरीके से हो, एक अपने आप में नोएडा को उन्होंने देश में और विदेशों में भी उसकी एक स्थान बनाने का काम किया। बहन मायावती जी ने इस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में विकास किया। उन्होंने 29,000 से ज्यादा गांव जो डॉक्टर अम्बेडकर स्मारक के डॉक्टर अम्बेडकर गांव थे, उनका विकास करने का काम किया। समग्र विकास किया वहां पर, खाली एक दो चीजें नहीं, समग्र विकास करने का काम किया। उन्होंने 28,000 प्राइमरी स्कूल, नए स्कूल बनाने का काम किया। उन्होंने लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए अलग अलग से स्कूल बनाने के काम किए पूरे प्रदेश में, हर जिले में। उन्होंने 5,000 से ज्यादा जो थे हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के स्कूल बनाने का काम किया। 6 यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल लेवल की, उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर की 6 यूनिवर्सिटी देने का काम किया। उन्होंने लखनऊ में विकलांगों के लिए एक यूनिवर्सिटी दी जो कि विश्व में अपने आप में एक ही यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा के नाम से, जहां पर विकलांग जनों को पढ़ते हैं, वो लखनऊ में देने का काम किया। पहली यूनिवर्सिटी अपनी पार्टी की, उत्तर प्रदेश की, बहन मायावती जी ने लखनऊ में देने का काम किया। उन्होंने हर तरफ से हर समाज के लिए उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, और जो भी बन सकता था, जो वादा उन्होंने किया था कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, उसी को लेकर के वो आगे बढ़ी और उन्होंने हर समाज को अपना उचित स्थान और योजना बना करके उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। जहां 2-2 घंटे की बिजली आती थी, 6,000 मेगावाट बिजली खाली उत्तर प्रदेश में होती थी, 17 वर्षों से कोई कारखाना
नहीं लगा था बिजली बनाने का। बहन मायावती जी ने अपने कार्यकाल में 1 2 नहीं 7 कारखाने बना के और उनको चालू भी करने का काम किया। 6000 से और 13000 मेगावाट पे पहुंचाने का काम बहन मायावती जी ने करने का काम किया। कानून द्वारा कानून का राज स्थापित किया। महिलाएं, लड़कियां हम लोगों की घर से निकलने में हिचकती नहीं थी। वो जानती थी कि हम अगर घर से 12 बजे भी निकलना पड़ गया तो हमें कोई डर नहीं है, कोई हमारी तरफ बदनीयती से आंख उठा के देखने की हिम्मत नहीं करेगा। उस तरीके से नहीं कि नोएडा में ही पत्रकार को मार दिया गया, वो छेड़छाड़ रोकने की कोशिश कर रहा था। सरेआम यहाँ पर छेड़छाड़ होती है, लोगों महिलाएं असुरक्षित रहती हैं, उसकी हत्या कर दी गई। कितने किस्से आपके नोएडा में हो गए, लखनऊ में हो गए, पूरे प्रदेश में हो गए। हर 2 घंटे में एक महिला का उत्तर प्रदेश में रेप होता है। ऐसा प्रदेश इस समय बना हुआ है। जैसे समाजवादी पार्टी में था वैसे ही आज है। और बहन मायावती जी के समय उत्तर प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित थी। वो जानती थी कि हमारी तरफ कोई निगाह नहीं और गलत नहीं दिखा सकता। क्यों? क्योंकि वो जानती थी कि इस प्रदेश की मुखिया बहन मायावती जी हैं और किसी की मजाल नहीं है कि कानून अपने हाथ में ले ले। आज की सरकार देखिए क्या हो रहा है। आज की सरकार में दिन दहाड़े लोगों को, महिलाओं को उनका उत्पीड़न, रेप हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, गोली मारी जा रही है, शूट आउट के नाम पे, एनकाउंटर के नाम पे हत्याएं हो रही हैं। और 1 2 नहीं सैकड़ों की संख्या में। और सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। और उसमें किसके ऊपर अत्याचार सबसे ज्यादा हो रहे हैं ये भी देखने की कोशिश करिए। ब्राह्मण समाज और दलित समाज के ऊपर खास तौर से हो रहा है। किस तरीके से हाथरस में जहां आज हम जा रहे हैं, हमारी अगली बैठक है, किस तरीके से वहां हमारे दलित समाज की एक बेटी के साथ में पहले रेप होता है और उसके बाद जब उसकी जान चली जाती है तो उसके बाद वहां पर कर्फ्यू लगा दिया जाता है, मीडिया को भी दौड़ा के भगा दिया जाता है, लोगों को हटा दिया जाता है। और लखनऊ से निर्देश होता है कि देखो हम देख रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम लोग। वहां जिला मजिस्ट्रेट से कहा जाता है कि अपनी निगरानी में किसी भी हालत में उस लड़की का मृत शरीर उनके परिवारजनों को नहीं मिलना चाहिए। परिवारजन बिलखते रहे, रोते रहे, चिल्लाते रहे, उनको एक सिक्जों के पीछे बंद कर दिया गया और मृत शरीर उनको देखने को भी नहीं दिया गया। और ले जा करके खेतों में मिट्टी का तेल डाल करके रात के 2 बजे जला करके पूरे प्रदेश को ही नहीं पूरे देश को, पूरे विश्व के सामने शर्मसार होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस तरह का यहाँ पर जो कानून चल रहा, जो भी अपनी आवाज उठाता है उसको या तो मार दिया जाता है और या तो उसका घर उजाड़ दिया जाता है, उसके फैक्ट्री उजाड़ दी जाती, बुलडोजर चला दिए जाते हैं। इस तरीके से रोजाना ये हो रहा है। आज भी एक बार में देखा एक ब्राह्मण समाज का व्यापारी उससे नाराज हो गए तो उसके बुलडोजर चला करके और उसके पूरा का पूरा फैक्ट्री उखाड़ने का काम चल रहा है। तो इस तरह की सरकार जहां पर कि ब्राह्मण समाज को चुन चुन करके मारने का काम हो रहा हो, किस तरीके से 2017 में जब ये सरकार आई थी तभी इसने अपना आगाज दे दिया था जब 5 ब्राह्मण समाज के लोगों की हत्या रायबरेली में हो गई थी। और वो नौजवान लड़के थे, कहा गया वो तो माफिया थे, मंत्री ने कहा कि वो तो माफिया थे मीडिया के सामने जाकर के, और मार दिए गए। बहुत अच्छा हुआ, सरकार की पीठ थपथपा रहे थे कि ऐसे लोगों के साथ तो ऐसे ही होना चाहिए। और उसके बाद हम उनके जब परिवार वालों के पास गए, उनके गांव गए, उनके घर गए तो हमने सोचा तो बहुत बड़े माफिया हैं, इनके पास तो अपार संपत्ति होगी। घर के अंदर 10 बाई 10 की झोपड़ियां थी और सभी के पास, और वो कच्ची झोपड़ी, उस झोपड़ी को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, उसमें भी आग लगवाने का काम किया। पुलिस की देखरेख में उसमें भी आग लगवाने का काम किया। इस तरह से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। किस तरीके से आप देखिए कानपुर में, और कानपुर के पास एक जो किस्सा होता है उसको तो आप मार ही देते हैं, उसको तो आप पकड़ के लाए वहां से कि हम लेके आ रहे मंदिर से उठा करके, गाड़ी फिसल गई और वो भागने की कोशिश कर रहा था, हमने गोली से उड़ा दिया। अरे उसको मार दिया था, उसके बाद बाकियों को मारने की क्या जरूरत थी? 17.5 साल के लड़के को, 17.5 साल के लड़के को आप हरियाणा से उठा लाए, दूर का रिश्तेदार था इसलिए उठा लाए, और उठा करके आपने फिर गाड़ी पलटाई इटावा के पास और फिर उसको बाहर निकला, उसको गोलियों से मार दिया। कितने लोगों को मार दिया? उनको तो मारा ही मारा। आपने एक योजनाबद्ध
तरीके से उसमें यह भी निर्देश दे दिया कि ये मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, ये अच्छा मौका मिला है ब्राह्मणों को सबक सिखाने का, और इसलिए 100 अज्ञात ब्राह्मण रिपोर्ट में डाल दो नाम, और जो मिलता जाए उसको उठा लो। जो भी मजबूत किस्म का ब्राह्मण हो कानपुर के इर्द गिर्द, चाहे वो इटावा हो, औरैया हो, फैरोजाबाद, फर्रुखाबाद हो, और उन्नाव हो, लखनऊ हो, जहां भी हो, आसपास फतेहपुर हो, उससे उठा लो और उठा करके उसको इसी में ठिकाने लगा दो। कितने लोगों मार दिए गए, 50 से ज्यादा लोगों को जेलों के सलाखों के पीछे बंद कर दिया, आज भी वो वहां पर बंद पड़े हुए हैं। 50 से ज्यादा ब्राह्मण समाज के लोग, उसमें बुजुर्ग भी हैं, महिलाएं भी हैं, उनको बंद कर रखा है। क्यों? कहते हैं ये सब भी उसमें उसी में नाम डालते जाओ, मजबूत किस्म के लोग थे। और